हाय दोस्तों, हमारी YouTube चैनल राज लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने अपने इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, जिसमें हमने मैट्रिक्स के बेसिक्स क्लियर किए थे। और जो हमारी आज कल की दूसरी क्लास थी, उसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी, यानी आव्यूहों के प्रकारों को समझा था, जिसमें हमने 5 प्रकारों को अच्छी तरह से समझ लिया था। और आज के तीसरे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उन्हीं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, उन्हीं आव्यूहों के प्रकारों की, उसके आगे के प्रकारों की। चलिए बात कर लेते हैं अपने छठवें प्रकार से। तो इसी के साथ हमारे चैनल पर बने रहिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और अब वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी के साथ अपने दोस्तों को हमारी YouTube चैनल को शेयर भी कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा चैनल पहुंच सके। चलिए बढ़ते अपने वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं अपने मैट्रिक्स यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अपने छठवें मैट्रिक्स की। तो हमारी जो छठी मैट्रिक्स है वो है विकर्ण आव्यूह। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम डायगोनल प्रमेय, इसे हिंदी में कहते हैं हम विकर्ण आव्यूह। चलिए बात कर लेते हैं अपने विकर्ण आव्यूह की। तो चलिए इसकी परिभाषा क्या कहती है पढ़ लेते हैं। तो जो हमारी विकर्ण आव्यूह है वो कहती है ऐसी वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाती है। तो इसमें हमें एक चीज नई दिख रही है, जिसमें हमारी क्या है, मुख्य विकर्ण। अब हम समझेंगे कि जो हमारा मुख्य विकर्ण होता है वो क्या होता है। तो मुख्य विकर्ण के बारे में एक बात जान लीजिए। मुख्य विकर्ण हमारे केवल एक ही प्रकार की आव्यूह में पाया जाता है, वो होती है हमारी वर्ग आव्यूह। यदि वर्ग आव्यूह में ही हमारा क्या होता है, मुख्य विकर्ण पाया जाता है। वर्ग आव्यूह में ही हमारा मुख्य विकर्ण बनता है। चलिए देखते हैं मुख्य विकर्ण कैसे बनता है। तो हमने कोई वर्ग आव्यूह ले ली, 3x3 की वर्ग आव्यूह ले लेते हैं हम कोई भी। तो हमने ले ली 1 2 4 6 8 12 9 7 5। हमने कोई 3x3 की क्या ले ली, एक वर्ग आव्यूह ले ली। तो हमने वर्ग आव्यूह में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या दोनों ही बराबर होती हैं, कैसी कहलाती है, वर्ग आव्यूह कहलाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी इसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो है 3 और स्तंभों की संख्या है वो क्या है, 3। तो यानी ये हमारी कौन सी वर्ग आव्यूह है, ये हमारी है वर्ग आव्यूह। तो इसमें हमारा जो मुख्य विकर्ण होगा वो हमारा क्या होगा, मुख्य विकर्ण हमारा होगा ये चीज हमारी, हमने जो अंडरलाइन कर दी है, ये चीज हमारी मुख्य विकर्ण होगी। और मुख्य विकर्ण हमारे केवल वर्ग आव्यूह में ही पाया जाता है। ठीक है, तो क्या है, ये हमारा है मुख्य विकर्ण। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा क्या होगा, मुख्य विकर्ण नहीं। अब हम कहेंगे कि ये हमारा मुख्य विकर्ण नहीं होगा। हम लेते हैं मुख्य विकर्ण को, हम वही कहते हैं जो हमारा लेफ्ट से राइट की ओर आता है, मतलब इस साइड से इस साइड की ओर जाने वाले ही विकर्ण को हम क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण। इसको हम मुख्य विकर्ण नहीं कह सकते। अब वो नहीं कह सकते क्योंकि हमें किताब में ये चीज़ पढ़ाई नहीं गई है कि इसे हम मुख्य विकर्ण कहें। तो जो हमारा इस प्रकार जो विकर्ण बनेगा, यानी इस प्रकार ऐसे में जो अवयव आएंगे वो हमारे क्या आएंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे। तो ये हमारा क्या है, मुख्य विकर्ण। तो इसी प्रकार इसी बात की गई है। तो क्या कह रहा है कि ऐसी वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, ऐसी आव्यूह कहलाती है विकर्ण आव्यूह। अब समझिए कि इसमें क्या है, ऐसी वर्ग आव्यूह, यानी विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह से ही बनी है। यानी वर्ग आव्यूह में यदि हम मुख्य विकर्ण को क्या कर दें, छोड़ दें, मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ दें और बाकी सभी अवयव को यदि हम शून्य कर दें, तो वही आव्यूह हमारी क्या बन जाएगी, विकर्ण आव्यूह। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी विकर्ण आव्यूह है वो एक क्या है, वर्ग आव्यूह, लेकिन एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी विकर्ण आव्यूह है वो एक प्रकार की क्या है, वर्ग आव्यूह, लेकिन जो हमारी वर्ग आव्यूह है वो हमारी विकर्ण आव्यूह नहीं है। इसको हम और अच्छी तरह से समझें तो
तो यहाँ पर क्या कह रहा है, परिभाषा से ही हम उदाहरण से समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कह रहा है ऐसी वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। तो पहले हम वर्ग आव्यूह बनाएंगे, फिर आपको और अच्छी तरह से समझ आए। तो हमने कोई वर्ग आव्यूह बना ली, ए बराबर बना ली 4 6 8 5 4 3 1 2 6। ये हमने एक 3x3 की वर्ग आव्यूह बना ली। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक वर्ग आव्यूह का उदाहरण लिया और इसी से हम क्या करेंगे, इसी वर्ग आव्यूह को हम क्या करेंगे, विकर्ण आव्यूह में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि हमें क्या परिभाषा में दे रखा है, ऐसी वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, वह आव्यूह हमारी क्या कहलाती है, विकर्ण आव्यूह। तो हम क्या करेंगे, वर्ग आव्यूह को ही विकर्ण आव्यूह में चेंज करें। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, परिभाषा ही से देखते हैं, जिसमें वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ढूंढेंगे मुख्य विकर्ण क्या है हमारी, इस वर्ग आव्यूह में हम देखेंगे सबसे पहले मुख्य विकर्ण कौन सा है। तो हमने पहले ही तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इस वर्ग आव्यूह में हम सबसे पहले मुख्य विकर्ण को देखते हैं। तो मुख्य विकर्ण हमने सब पढ़ा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले मुख्य विकर्ण पर काफी चर्चा की है। तो जो हमारा ये वाला विकर्ण होता है ये हमारा मुख्य विकर्ण होता है, जबकि ये वाला विकर्ण हमारा मुख्य विकर्ण नहीं होता है। तो जो हमारा मुख्य विकर्ण है हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। अब हम इस मुख्य विकर्ण को छोड़ देंगे और जो हमारे बाकी जितने भी अवयव हैं उनको हम सभी शून्य कर देंगे। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे बाकी के अवयव थे उनको हम क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। 0 0 0 0 0 और यह हमारा बन गया किसका, विकर्ण आव्यूह का हमारा उदाहरण हो गया है। यानी हम अब इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए हैं कि जो हमारी विकर्ण आव्यूह होगी वो क्या होगी, एक वर्ग आव्यूह है, जबकि वर्ग आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह नहीं है। ठीक, तो आप अब इस बात से सहमत होंगे कि एक विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होती है, जबकि वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह नहीं होती है। क्योंकि हमने आपको इतने अच्छे से उदाहरण से लेकर समझाया कि आपको आसानी समझ गए होंगे कि पहले हमने क्या किया, एक वर्ग आव्यूह का उदाहरण लिया, फिर हमने क्या किया, उसमें मुख्य विकर्ण को ढूंढा और मुख्य विकर्ण को हमने अंडरलाइन कर दिया और बाकी जितने भी अवयव बचे थे सभी को 0 कर दिया। तो यहाँ से पता चल गया कि हमारी जो विकर्ण आव्यूह है वो एक वर्ग आव्यूह से ही निकल कर आती है। तो यहाँ पर एक हम 4x4 का और उदाहरण ले लेते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक 4x4 की एक आव्यूह b बराबर हमने कोई आव्यूह ली, कितने कौन से उस आव्यूह का क्रम क्या है, 4x4। तो यहाँ से ले लेते हैं पल्लू A B C D P Q R S U P W X, यहाँ से हम और को ले लेते हैं E F G H। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4x4 की हमने एक आव्यूह ले ली, वर्ग आव्यूह ले ली, 4x4 की एक वर्ग आव्यूह ले ली। अब हम क्या करेंगे, इस आव्यूह को हम क्या बनाएंगे, विकर्ण आव्यूह, यानी वर्ग आव्यूह से ही हम समझेंगे विकर्ण आव्यूह। तो इससे हमें एक और फायदा होगा कि हम समझ जाएंगे इस पॉइंट को कि जो हमारी विकर्ण आव्यूह होती है वो होती है वर्ग आव्यूह, और जबकि वर्ग आव्यूह हमारी विकर्ण आव्यूह नहीं होती है। ये पॉइंट को मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट में बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि लोग कहते हैं कि यदि विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह क्यों नहीं है। तो आपको इस उदाहरण से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जो हमारी विकर्ण आव्यूह होती है वो क्या होती है, जो मुख्य विकर्ण को छोड़कर हमारे जितने भी अवयव होते हैं वो सभी शून्य होने चाहिए। तो यहाँ पर देखें, तो हमारा क्या है, अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 4x4 का। तो दूसरे उदाहरण में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, विकर्ण मुख्य विकर्ण को। तो यहाँ से जो हमारा मुख्य विकर्ण होगा वो होगा हमारा ये हमारा होगा मुख्य विकर्ण। ठीक, तो यहाँ से हमने मुख्य विकर्ण को ढूंढ लिया। अब जितने भी हमारे पास अवयव बचे हैं सभी को शून्य कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारी क्या हो जाएगी, विकर्ण आव्यूह। तो ये हम इस पॉइंट को आसानी से समझ गए कि हमारी विकर्ण आव्यूह कैसे बनी। ठीक, तो यहां हमने 0 0 कर दिया सभी पॉइंट को। चलिए, यहां से हमने विकर्ण आव्यूह को बड़े ही सरलता पूर्वक बड़े ही आसानी से समझ लिया और हमने एक 3x3 का और एक 4x4 का भी उदाहरण देख लिया, जिससे हमें
पूरी तरह समझ में आ गया कि विकर्ण आव्यूह आखिर होती क्या है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगली आव्यूह की। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन लोग अदिश आव्यूह की। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर एक मैं आपको बात बता दूं, जो हमारी यहाँ से वर्ग आव्यूह के बाद जो आव्यूह आएंगी, जैसे अभी हमने विकर्ण आव्यूह पढ़ी, अब हमने अदिश आव्यूह पढ़ रहे हैं, फिर हमारी आएगी इकाई आव्यूह, फिर आएगी हमारी शून्य आव्यूह। तो ये जो हमारी 4 या 5 आव्यूह हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। आपको इसको लाइन से ही पढ़ना पड़ेगा। यदि आप इसको लाइन से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। जैसा कि हमने पहली वाली आव्यूह जो विकर्ण आव्यूह थी उसमें पढ़ा था कि ऐसी वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, उसमें वर्ग आव्यूह आया था। अब यहाँ पर क्या है, इस परिभाषा में पढ़ें तो अब यहाँ पर आपको मिलेगा ऐसी विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो अदिश आव्यूह कहलाती है। तो यहाँ पर क्या आया, विकर्ण आव्यूह। क्या आया, विकर्ण आव्यूह। तो यदि आप विकर्ण आव्यूह नहीं जानते तो आप इस परिभाषा को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर आपको इन परिभाषाओं को लाइन से बिल्कुल समझना है, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं अदिश आव्यूह क्या कहती है। अदिश आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मैट्रिक्स। और इसकी जो परिभाषा है वो है ऐसी विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे होते हैं, समान होते हैं, अदिश आव्यूह कहलाती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, पहले बनाएंगे विकर्ण आव्यूह, फिर उसी से समझेंगे हम क्या समझेंगे कि उसी से हम अदिश आव्यूह को समझेंगे। तो हमने कोई a बराबर कोई हमने क्या ले ली, एक 3/3 की विकर्ण आव्यूह ले ली। क्या है देखते हैं, 1 2 4 6 10 12 9 8 7। हमने कोई 3/3 की हमने एक क्या ले ली, यहाँ पर हमने 3/3 की क्या लेनी थी, विकर्ण आव्यूह लेनी थी। हमने वर्ग आव्यूह ले ली, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर 0 0 कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या की, 3/3 की एक विकर्ण आव्यूह ले ली। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो अब यहाँ करेंगे, अब जो हमारी परिभाषा बोल रही है वैसे ही कर, ऐसी विकर्ण आव्यूह, हमने एक विकर्ण आव्यूह ले ली, ठीक, जिसके मुख्य विकर्ण, अब मुख्य विकर्ण ढूंढेंगे। मुख्य विकर्ण हमारी कौन सा है, ये है हमारा मुख्य विकर्ण, ठीक। तो हमने मुख्य विकर्ण भी याद कर लिया। मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, तो हमें क्या करना है, अब मुख्य विकर्ण के अवयव समान करने हैं। या तो सभी अवयव क्या हो, 1 1 1 हो, ठीक, या सभी अवयव क्या हो, 2 2 2 हो, केवल किसके, मुख्य विकर्ण के, या केवल या फिर सभी अवयव क्या हो, 3 हो, यानी सभी अवयव कैसे हो, समान हो, किसके, मुख्य विकर्ण के, ठीक, वो भी विकर्ण आव्यूह में। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार 4 4 4, इसी प्रकार 5 5, यानी सभी अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, वो भी किसके, मुख्य विकर्ण के। तो यहां से आप अदिश आव्यूह को समझे कि फिर से ऐसी विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो अदिश आव्यूह कहलाती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमने विकर्ण आव्यूह बना ली, फिर हमने क्या किया, जो हमारे मुख्य विकर्ण के अवयव असमान थे उनको हमने समान कर दिया। तो यही हमारी जो विकर्ण आव्यूह है वो यहाँ से बन गई, क्या बन गई, अदिश आव्यूह। यहाँ से हमारी जो विकर्ण आव्यूह थी वही हमारी क्या बन गई, अदिश आव्यूह, ठीक। तो अब यहाँ पर हमने अदिश आव्यूह को समझा। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे थे अदिश आव्यूह की, और अदिश आव्यूह को हमने समझ लिया था कि ऐसी आव्यूह, ऐसी विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो अदिश आव्यूह कहलाती है। तो यहां पर हमने अदिश आव्यूह को समझ लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली आव्यूह की ओर। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने अगली आव्यूह यानी इकाई आव्यूह को। इकाई आव्यूह को इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और इकाई आव्यूह का एक इंग्लिश में दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे इंग्लिश में हम यूनिट वेक्टर के अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, और हिंदी में से हम कहते हैं इकाई आव्यूह। और इसी के साथ हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो ऐसी अदिश आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, केवल एक होते हैं, केवल एक हो, इकाई आव्यूह कहलाती है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ऐसी अदिश आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव केवल एक हो, इकाई आव्यूह कहलाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमने जो अभी वर्ग आव्यूह पढ़ी,
विकर्ण आव्यूह पढ़ी, अदिश आव्यूह पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं इकाई आव्यूह। ये चारों आव्यूह एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आपको इन सभी आव्यूहों को लाइन से ही पढ़ना होगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा वर्ग आव्यूह तो ठीक है, उसके बाद हमने विकर्ण आव्यूह पढ़ी तो उसमें हमारा क्या आया था, यहाँ पर आया था वर्ग आव्यूह। और जब हमने अदिश आव्यूह पढ़ी तो उस अदिश आव्यूह की परिभाषा में यहाँ पर आया था विकर्ण आव्यूह। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं इकाई आव्यूह, तो इसमें क्या आया, अदिश आव्यूह, इसकी परिभाषा में क्या आई, अदिश आव्यूह। तो ये चारों परिभाषाएं एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो यहाँ पर हम चारों परिभाषाओं से एक रिलेशन आपको अभी आगे चलकर बताएंगे इसी परिभाषा के बाद। तो बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखते रहें और समझते रहें कि हम क्या कहना चाहते हैं। चलिए इसको एक और बार पढ़ लेते हैं। ऐसी अदिश आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव केवल एक हो, इकाई आव्यूह कहलाती। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे अदिश आव्यूह, उसमें मुख्य विकर्ण को उसमें हम अदिश आव्यूह बनाएंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, इकाई आव्यूह में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कोई अदिश आव्यूह ए बराबर ले ली, 4/4 की ले लेते हैं। इस बार क्या ले ली हमने, 5 4 3 2, 1 6 7 8 10 13 14 11 9 7 8 5। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 4/4 की एक क्या ले ली, वर्ग आव्यूह ले ली। अब वर्ग आव्यूह से हम क्या करेंगे, विकर्ण आव्यूह बनाएंगे। तो विकर्ण आव्यूह के लिए हम क्या करेंगे, सभी को प्रोसेस वाइज समझेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 0 दिखाएंगे, इसको भी 0। पहले हम विकर्ण आव्यूह को देख ले, इसको हम क्या करेंगे, मुख्य विकर्ण को ढक लेंगे और सभी को हम क्या कर देंगे, 0। और अब यहाँ से ये क्या होगी हमारी, ये हमारी एक बन जाएगी विकर्ण आव्यूह। ठीक, बड़े ही ध्यान से समझना, ये बन गई हमारी क्या, विकर्ण आव्यूह। अब हम क्या करेंगे, अब विकर्ण आव्यूह बन गई। अब यहाँ से हमने अदिश आव्यूह की क्या परिभाषा जानी थी, हमने अदिश आव्यूह की परिभाषा पढ़ी थी, ऐसी विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे हम अदिश आव्यूह, ऐसी अदिश बराबर होते हैं, क्या होते हैं, अदिश आव्यूह। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयवों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या था, 5, तो इसको भी हम 5 कर देंगे, इसको भी हम क्या कर देंगे, 5। तो ये हमारा जो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव हो गए वो क्या हो गए, 5। तो यहाँ से ये क्या हो गई, विकर्ण आव्यूह से क्या हो गई, अदिश आव्यूह में कन्वर्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे हम इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह को कन्वर्ट करें तो अदिश आव्यूह मुख्य विकर्ण के अवयव केवल एक होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे इस अदिश आव्यूह के जो मुख्य विकर्ण में उपस्थित अवयव हैं उनको क्या करना है, एक, सभी अवयवों को 1 लिख देना है। तो यहाँ पर यदि हम इसको भी 1 लिख दें, इसको भी 1 लिख दें और इसको भी 1 लिख दें और इसको भी 1 लिख दें, तो हमारी जो आव्यूह बन जाएगी, जो हमारी अदिश आव्यूह बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, इकाई आव्यूह। और यहाँ पर क्या है, आप परिभाषा भी इससे ही समझ सकते हैं, ऐसी अदिश आव्यूह, ये हमारी एक अदिश आव्यूह थी, अभी भी है, क्योंकि यहाँ पर हमने अदिश आव्यूह की क्या परिभाषा, ऐसी विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे होते हैं, समान। तो इस आव्यूह के भी हमारे विकर्ण क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, समान। तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि जो हमारी अदिश आव्यूह होती है, जो हमारी इकाई आव्यूह होती है वो एक अदिश आव्यूह होती है, जबकि अदिश आव्यूह एक इकाई आव्यूह नहीं होती है। यहाँ से अभी हम रिलेशन समझेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकल कर आ गया, इकाई आव्यूह को। यहाँ से फिर ऐसी अदिश आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव केवल 1 होते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो गए, 1 हो गए। तो यहाँ से हमारी क्या हो गया, जो हमारी आव्यूह का जो उदाहरण हो गया वो हो गया इकाई आव्यूह का, यानी यूनिट मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या हो गया, आज के लेक्चर में हमने किस किस की बात कर ली, विकर्ण आव्यूह की बात कर ली, अदिश आव्यूह की बात कर ली और यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह की बात कर ली। अब हम क्या करेंगे, 3 आव्यूह ये, और जो हमने पिछले लेक्चर में वर्ग आव्यूह पढ़ी थी, उन चारों आव्यूह का हम क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे कि क्या होती हैं। चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि हमने जो अभी तक चारों आव्यूह पढ़े हैं उन चारों आव्यूहों के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप बड़े ही ध्यान से देखना और इसको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो अभी हमने क्या पढ़ी,
वर्गाव्यू। तो वर्गाव्यू पहले हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी? वर्गाव्यू। हमने पढ़ी तो काफी थी, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशन केवल वर्गाव्यू, विकर्णाव्यू, अदिशाव्यू और यूनिट वेक्टर्स यानी इकाई आव्यूह में ही पढ़ेंगे। सो हमने सबसे पहले क्या पढ़ी? वर्गाव्यू, वर्गाव्यू, ठीक। दूसरी हमने क्या पढ़ी? दूसरी हमने पढ़ी विकर्णाव्यू, इसके बाद विकर्णाव्यू, और फिर इसके बाद हमने पढ़ी क्या पढ़ी? अदिशाव्यू, अदिशाव्यू। फिर हमने बात की इकाई आव्यूह की। तो चलिए इन चारों आव्यूहों के बीच का रिलेशन समझते हैं। तो जो हमारी वर्ग आव्यूह है उसको हमने पढ़ा कि ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, वो होती है वर्ग आव्यूह। फिर हमने पढ़ा कि विकर्ण आव्यूह को। तो विकर्ण आव्यूह हमारी क्या होती है? इसकी परिभाषा सुन लेते हैं एक बार। विकर्ण आव्यूह को पढ़ा ऐसी वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। उसे क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो यहां से विकर्ण आव्यूह में की परिभाषा में एक शब्द प्रयोग हुआ, वो क्या था? ऐसी वर्ग आव्यूह। तो क्या हमने इससे निष्कर्ष निकाला कि जो हमारी विकर्ण आव्यूह होती है वह एक प्रकार की क्या होती है? वर्ग आव्यूह। तो यहां से हमारा क्या निकला कि जो हमारी विकर्ण आव्यूह है वो है वर्ग आव्यूह। अब बात करते हैं अदिश आव्यूह की। और यहां से जबकि क्या है? यहां से उल्टा नहीं है। विकर्ण आव्यूह एक प्रकार की वर्ग आव्यूह होती है, जबकि वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह नहीं हो सकती। ये भी बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन लोग अदिश आव्यूह की। तो अदिश आव्यूह की परिभाषा हमने पढ़ी, ऐसी विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं अदिश आव्यूह कहलाती है। तो इस आव्यूह की परिभाषा में भी हमारा क्या आया? एक शब्द प्रयोग हुआ जिसका नाम था विकर्ण आव्यूह। तो हम यहां से निष्कर्ष निकालते हैं कि अदिश आव्यूह में विकर्ण आव्यूह, तो हम यहां से निकालेंगे जो हमारी अदिश आव्यूह होती है वो एक प्रकार की विकर्ण आव्यूह होती है, जबकि विकर्ण आव्यूह एक अदिश आव्यूह नहीं होती। तो यहां से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि अदिश आव्यूह हमारी विकर्ण आव्यूह है, और चूंकि विकर्ण आव्यूह हमारी वर्ग आव्यूह, तो यहां से क्या हो जाएगा? अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह तथा वर्ग आव्यूह दोनों ही है। ठीक है, तो यहां से हमने ये निकाला। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इकाई आव्यूह कि इकाई आव्यूह हमने पढ़ा ऐसी अदिश आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं? एक होते हैं। एक हो तो क्या होते हैं? उसे कहते हैं हम इकाई आव्यूह। तो यहां से हमने क्या समझा? इसमें भी हमारी क्या आया? एक शब्द आया अदिश आव्यूह। तो यहां से हमने क्या समझा? जो इकाई आव्यूह होती है वो एक प्रकार की कैसी होती है? अदिश आव्यूह होती है, जबकि अदिश आव्यूह हमारी इकाई आव्यूह नहीं होती। तो चूंकि इकाई आव्यूह एक अदिश आव्यूह है और अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह है और विकर्ण एक प्रकार की वर्ग आव्यूह है, तो हमारी क्या है? वर्ग इकाई आव्यूह भी हमारी क्या है? वर्ग आव्यूह। ठीक है, और इकाई आव्यूह हमारी अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं, और इकाई आव्यूह हमारी एक प्रकार की विकर्ण आव्यूह है। तो यहां से अपन लोग दोबारा से समझते हैं कि जो हमारी विकर्ण आव्यूह है वो क्या है? एक प्रकार की वर्ग आव्यूह, और जो हमारी अदिश आव्यूह है वो हमारी एक प्रकार की विकर्ण आव्यूह भी है और वर्ग आव्यूह भी है, और इकाई आव्यूह हमारी अदिश आव्यूह भी है, विकर्ण आव्यूह भी है और वर्ग आव्यूह की है। जबकि इसका उल्टा हमारी क्या है? विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह नहीं हो सकती, अदिश आव्यूह एक हमारी विकर्ण आव्यूह तथा वर्ग आव्यूह नहीं हो सकती, और यहां से इकाई आव्यूह हमारी अदिश आव्यूह सॉरी यहां से हम गलत भूल गए। यहां से क्या था? हमारी जो हमारी विकर्ण आव्यूह है वो एक प्रकार की वर्ग आव्यूह है, जबकि वर्ग आव्यूह हमारी विकर्ण आव्यूह नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो हमारी अदिश आव्यूह वो एक प्रकार की विकर्ण आव्यूह है, जबकि विकर्ण आव्यूह हमारी अदिश आव्यूह नहीं हो सकती। इसी प्रकार हमारा क्या था? इकाई आव्यूह हमारी एक प्रकार की अदिश आव्यूह है, जबकि अदिश आव्यूह इकाई आव्यूह नहीं हो सकती। तो ये हमारा था एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको आप नोट कर लें, और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, जैसा कि अभी हमने देखा कि मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज होता, लेकिन बट आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको बहुत ही अच्छी तरह से हमने जब परिभाषा बता रहे थे उसमें भी हमने कन्वर्ट किया उदाहरणों के माध्यम से, तो आपको इस बात में समझ आ गई होगी। चलिए देखते हैं अपने आगे क्या आता है। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर की हम आज की लास्ट आव्यूह देखते हैं, जो हमारी क्या है? शून्य आव्यूह।
तो शून्य अवयव में को हम इंग्लिश में कहते हैं नल मैट्रिक्स, और इसका इंग्लिश में एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। यानी हम शून्य अवयव को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारी इसकी परिभाषा है वो क्या कहती है, ऐसी अवयव जिसके सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो। कैसे हो, शून्य हो, क्या कहलाती है, शून्य अवयव कहलाती है। मतलब ऐसी अवयव जिसके सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, शून्य अवयव कहलाती है। तो इसका उदाहरण कोई भी अवयव ले लो आप, 3/3 की, 4/4 की, 3/4 की, 2/4 की, 1/1 की, 2/2 की। तो यहाँ पर क्या होने चाहिए, कोई भी अवयव आप ले लें उसका अवयव कैसे होने चाहिए, सभी अवयव कैसे होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर 3/3 की एक अवयव ली और इसके हमने सभी अवयव कैसे कर दिए, शून्य कर दिए। तो ये हमारी अवयव क्या हो गई, एक अवयव, ये हमारी अवयव हो गई नल मैट्रिक्स, यानी शून्य अवयव हो गई। ऐसे ही हम किसी भी, यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण लें, कोई भी अवयव 2/2 की अवयव लें तो हम क्या करेंगे, 2/2 की अवयव हमने यहाँ पर बनाई और सभी अवयवों को हमने क्या कर दिया, शून्य कर दिया। तो ये हमारी कौन सी अवयव है, ये हमारी अवयव कैसी हो गई, शून्य अवयव हो गई है। हमें केवल क्या करना है, यदि हमें किसी प्रकार की भी अवयव, किसी भी क्रम की अवयव दी जाए और उसके सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी अवयव है वो कैसी है, एक शून्य अवयव यानी नल मैट्रिक्स, या हम कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स है। ठीक, अब इसको हम इसे हम प्रदर्शित करते हैं, इसको शून्य अवयव को प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लिख देंगे, इसे हम किससे इसे हम ओ से, कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। इस बात से आप कहीं आपको कैपिटल ओ लिख कर दिख जाए तो ये हमारी क्या होती है, एक शून्य अवयव होती है और इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो हमारी इकाई अवयव है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित। आप उसके नोट्स जब बनाएंगे आप लिख लेना कि इकाई अवयव को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया, शून्य अवयव भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमारी केवल दो अवयव बचती हैं, कौन कौन सी, एक बचती है हमारी त्रिभुजीय अवयव और दूसरी बची है निम्न त्रिभुजीय अवयव। तो यहाँ पर हमारी एक अवयव बचती है त्रिभुजीय अवयव, जिसमें हमारी दो प्रकार की अवयव होती हैं, वो होती है एक निम्न त्रिभुजीय अवयव और दूसरी होती है हमारी उच्च त्रिभुजीय अवयव। तो हम दोनों ही अवयवों की बात कल जो आएगा लेक्चर, अपना अगला लेक्चर, उसमें करने वाले हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे अवयव की, उन प्रॉपर्टीजों को भी समझेंगे। और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम बाकी प्रॉपर्टीज जो बचेंगी उनकी चर्चा करेंगे। फिर हम बात कर देंगे अपने लगभग परसों या नरसों से हमारी क्या होगी, एक्सरसाइज स्टार्ट होंगी। तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। यहाँ कहीं भी आपको दिक्कत आती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।